हेलो कमांडो। वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। आई एम डॉक्टर प्रभाकर और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और अभी तक पिछले क्लासेस में हम लोग ने देखा कि मेंडल से पहले भी कुछ काम हुए। पहले से भी लोग जानते आ रहे थे, ह्यूमन एवोल्यूशन जब हो रहा था तब ह्यूमन किसी चीज़ को, क्रॉप को या एनिमल को डोमेस्टिकेट कर रहा था, तो उसमें बेस्ट वैरायटी को वो डोमेस्टिकेट कर रहे थे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट साइंटिस्ट हुए जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दिए। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में जैसे चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे क्या कि पैनजेनेसिस थ्योरी, या सबसे पहले बात कर रहे थे एपिजेनेसिस थ्योरी, जो कि के.एफ. वुल्फ के थ्रू दिया गया था। और इन्होंने एक टर्म यूज़ किया था, ह्यूमनकुलस। ये क्या होता है ह्यूमनकुलस? तो ये होता है कि स्पर्म के हेड के ऊपर एक मिनिएचर मैन बना हुआ रहता है जो फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, तब जाकर वो ऑफस्प्रिंग में डेवलपमेंट होता है। एंड दैट मिनिएचर स्ट्रक्चर या मिनिएचर मैन इज कॉल्ड ह्यूमनकुलस। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि पैनजेनेसिस थ्योरी, जो कि डार्विन के थ्रू दिया गया था। और डार्विन ने क्या बोला था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब जितने भी टिश्यूज़ वगैरह पाए जाते हैं हमारे बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उन सभी में एक माइक्रोमॉलिक्यूल्स डेवलपमेंट होता है। और वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स जब एक जगह इकट्ठा होता है और उसके बाद फीमेल बॉडी में जाता है, फीमेल बॉडी में भी सेम तरीके से माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो इकट्ठा होता है, जिसको पेंजिन बोले थे या जेम्यूल्स बोले थे, वो सब आपस में इकट्ठा होता है और फर्टिलाइज करने के बाद ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये डार्विन के थ्रू बोला गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चे कि जो डार्विन ने पेंजिन टर्म यूज़ किया, डार्विन ने जेम्यूल वर्ड इस्तेमाल किया, और उसी तरीके से के.एफ. वुल्फ ने ह्यूमनकुलस टर्म यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद फिर जर्म प्लाज्म थ्योरी आया। जर्म प्लाज्म थ्योरी कौन दिए? तो विजमैन ने दिया था, जो अभी तक मोस्ट सुटेबल थ्योरी माना जाता है। तो जर्म प्लाज्म थ्योरी किनके थ्रू दिया गया? विजमैन ने। तो विजमैन ने बतलाया क्या कि ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के फ्लूइड्स पाए जाते हैं, एक सोमैटिक फ्लूइड्स बोले और एक जर्मिनल फ्लूइड्स बोले। सोमैटिक फ्लूइड्स, सोमाप्लाज्म जिसको बोलते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है किसी भी तरीके से इनहेरिटेंस में, तो बच गया क्या? जर्म प्लाज्म। तो जर्म प्लाज्म ही बेसिकली रूप से इनहेरिट होता है, अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। आज हम लोग मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि मेंडल्स ने किस तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कहाँ पर उनको कठिनाई हुई, किन किन बातों को रखे, ध्यान में रखे, कौन से पैटर्न को फॉलो किए, किस तरीके से वो अपना एक्सपेरिमेंट्स किए। तो चलिए बात करते हैं कि मेंडल्स ने क्या किया। तो सबसे पहली बात तो है कि जो मेंडल्स को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हुए? ग्रेगर जॉन मेंडल। एक कल हम बात बतलाए थे कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किनको बोलते हैं? कमेंट्स में लिखकर भेजिएगा बच्चे। ठीक है, हम डेली चेक करते हैं, कमेंट्स आप लिख के भेजिएगा, मैं चेक करूँगा। तो क्या बात बोल रहे हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किनको बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल्स को बोला जाता है। इनकी बर्थ अगर बात करते हैं तो कब हुई थी? तो 1800 यानी 1822 में इनकी बर्थ हुई थी, सिलेसिया विलेज ऑफ जर्मनी में। तो अपने स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए ये एक मॉन्क में जाकर, एक चर्च में जाकर एक पादरी का काम किए। ठीक है, और वहाँ पर जब काम कर रहे थे, जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। आज के टाइम में अगर बात करें तो वो चेक रिपब्लिक में पड़ता है। ठीक है, तो वो मैथ के अच्छे जानकार थे, बट दुर्भाग्य ये था कि वो अपने लाइफ टाइम में जब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स में इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तब उनको वहाँ भी नौकरी नहीं मिल पाई थी। और इनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो चूँकि ये मैथ्स के अच्छे जानकार थे, प्रोबेबिलिटी के, स्टैटिस्टिक्स के बहुत अच्छे जानकार थे, लेकिन कहीं इनको जॉब नहीं मिल रहा था, इनको हायर स्टडी के लिए मौका नहीं मिल रहा था। तब किसी तरीके से इनको पता चला कि अगर आप चर्च में ज्वाइन कर लेते हो तब वहाँ पर आपको हायर स्टडीज़ के लिए भी भेजा जाएगा। तब इन्होंने चर्च ज्वाइन किया। ठीक है, तो उसके बाद 1851 मतलब 1851 में वो वियना गए, जहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती है। इन सब के अलावा इनको बहुत इंटरेस्ट था प्लांट्स में, प्लांट्स के हेरिडिटी में इंटरेस्ट था, फिजिक्स के जानकार थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब वो चर्च में गए, ज्वाइन किए, वियना गए चर्च ज्वाइन करने के बाद, तो उसके बदले में, क्योंकि पहले चर्च इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करता था। ठीक है, इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि वो सारा कुछ उनके अंदर में, अपनी ज़मीन हुआ करती थी, अपने लैंड हुआ करते थे, सब कुछ वो अपना खुद प्रोडक्शन करते थे। तो चूँकि प्रोडक्शन खुद से करते थे तो इनको भी एक जिम्मेदारी दी गई, एक गार्डन दे दिया गया और वहाँ पर सब्जियाँ उगाने के लिए इनको काम दे दिया गया।
ठीक है। तो वो सब्जियां जब उगाना शुरू किए तब अपना उस दौरान में अपना एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म शुरू किए। तब इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के तौर पर क्या लिया, मटर लिया, पाइसम सटाइवम लिया। चलिए तो हम लोग आगे पढ़ने से पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जो देखिए क्या बोल रहे हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कब जन्म लिए, born on 1822 at Hengendorf or Silesia village of Germany. He was the Austrian monk at Brno monastery in Austria, now Czech Republic. He was not a great teacher. Not a great teacher क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब वो टीचर के इंटरव्यू के लिए गए थे तब उनको छांट दिया गया था, निकाल दिया गया था, उनको जॉब नहीं मिली थी। उनको पढ़ने और पढ़ाने का बहुत शौक था, ठीक है। बट वेल ट्रेंड इन मैथ्स, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, फिजिक्स एंड हैव इंटरेस्टेड इन प्लांट्स एंड हेरिडिटरी। देन आफ्टर ही वेंट टू वियना in 1851 went to Vienna for their studies on natural history and mathematics के ऊपर स्टडी करने के लिए वियना चले गए, जहाँ पर उनको क्या हुआ कि चर्च में पढ़ने के साथ साथ उनको गार्डन दे दिया गया वेजिटेबल्स उगाने के लिए, और जहाँ पर वो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है क्या कि while assigned to teach he was also assigned to tend the garden and grow vegetables for the monk to eat। क्योंकि क्या बोल रहे हैं, चर्च इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करती थी, तो अपने खाने के लिए जो भी वेजिटेबल्स वगैरह होते थे खुद के गार्डन में प्रोड्यूस करते थे। क्लियर बात। चलिए अब देखिए यहाँ पर से दो क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है, अल्टरनेट ईयर में आ जाएगा और नहीं तो पूछ ही लेता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि मेंडल हैड ग्रेट इंटरेस्ट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। उनको बहुत इच्छा थी कि प्लांट्स के बारे में हमको जानकारी लेना है, प्लांट्स कैसे कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है, कैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में जाता है, ये वेरिएशन क्यों होता है, ये करेक्टर कैसे होता है, उन सभी के लिए बहुत इच्छुक रखते थे, बहुत क्यूरियोसिटी उनमें रहती थी। तो तब 1856 में वो अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए और ये लगभग 7 साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहे, मतलब कि 1856 से 1863 तक कंटिन्यूअस वो एक्सपेरिमेंट करते रहे। क्या चीज़ का एक्सपेरिमेंट किए, तो वो प्लांट्स को हाइब्रिडाइजेशन करके वो देखते रहे कि किस किस तरीके से ये इनहेरिटेंस होता है, करेक्टर का इनहेरिटेंस होता है, और वो अपना सारा रिजल्ट 1865 में प्रेजेंट किए, ठीक है। और जिस फर्स्ट टाइम वो अपने पेपर को जब पब्लिश किए तो किस में पब्लिश किए, प्रोसीडिंग्स ऑफ द सोसाइटी इन 1866, ठीक है। 1866 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द सोसाइटी में अपना फर्स्ट टाइम पेपर पब्लिश किए, और जो जर्नल जिस जर्नल में पब्लिश किए उस जर्नल का नाम था नेचर ऑफ सैंडियर्स वेरियन। नेचर्स ऑफ सैंडियर्स वेरियन हम लोग लिखवा देंगे, चिंता मत करिए बच्चे, पहले सुन लीजिए, ठीक है। उनके पेपर का टाइटल क्या रहा, तो पेपर का टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हम क्या बात किए अभी तक, बात किए ये कि उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया 1856 में, 7 सालों तक काम किया, दैट इज 1863 तक काम किए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर वो अपने पेपर को फर्स्ट टाइम 1866 में प्रेजेंट किए, और जिस जर्नल में वो अपने पेपर को प्रेजेंट किए मतलब पब्लिश किए, उस जर्नल का नाम था नेचर्स ऑफ सैंडियर्स वेरियन, और उनके पेपर का टाइटल क्या रहा, तो पेपर का टाइटल था एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। चलिए देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी छूटना नहीं चाहिए, एनसीईआरटी से तो आता ही है। ये देखिए यहाँ से आपका एनसीईआरटी के अलावा 1-2 पॉइंट्स हम एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वाइल असाइंड टू रीच ही वॉज ऑल्सो असाइंड टू टेंड द गार्डन एंड ग्रो वेजिटेबल्स फॉर मॉन्क टू ईट। Mendel had great interest on plant hybridization experiment. Mendel began his scientific investigation in 1856, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, और एक्सपेरिमेंट टाइम पीरियड दैट इज 1856 to 1863 एंड दैट इज अप टू 7 ईयर्स, ये भी मार्क कर लीजिए, 7 साल तक, 7 ईयर्स तक वो एक्सपेरिमेंट्स लगातार करते रहे। उसके बाद ही प्रेजेंटेड द रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन इन 1865.
हिज पेपर वॉज फर्स्ट टाइम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या, फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन प्रोसीडिंग्स ऑफ सोसाइटी इन 1866। और जर्नल का नाम क्या था, तो जर्नल का नाम है, यहाँ पर लिख देते हैं, जर्नल नेम वाज नेचर ऑफ सेंडियर्स वेरियन, ठीक है, इन 1866 में वो पब्लिश किए थे। द जर्नल वॉज पब्लिश्ड बाय नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो, देखिए नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो, एंड उनका पेपर का टाइटल का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये जर्नल का नाम इम्पोर्टेंट है, इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे क्या लिखा हुआ है। क्या बतलाए कि मेंडल्स जब काम कर रहे थे, जब वो क्या ये जब गार्डन अपना उनको दे दिया गया, काम करने के लिए दे दिया गया, तब क्या उन्होंने देखा कि उनको मटर के पौधे में भिन्न भिन्न, एक ही पौधे में भिन्न भिन्न मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स देखने को मिल रहा था। कहीं पर पर्पल फ्लावर है तो कहीं वाइट फ्लावर है, कहीं पॉड का कलर ग्रीन है तो कहीं वाइट है, कहीं राउंड सीड है तो कहीं रिंकल सीड है। तो इतने कैरेक्टर एक ही प्लांट में मिल रहा था। तब उन्होंने सोचा कि क्यों न मटर के पौधे के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट्स किया जाए। तो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उस गार्डन में उनको एक अच्छा खासा स्पेस मिल गया, समझिए एक लेबोरेटरी मिल गई उनको काम करने के लिए। तो वो आसपास के एरिया से जितने भी सारे मटर के बीज मिले सबको मंगवा लिए। तो इस तरीके से उनको लगभग 34 वेराइटी का 34 वेराइटी ऑफ व्हीट का सीड मंगवा लिए और अपने गार्डन में स्प्रिंकल कर दिए, लगा दिए। उसके बाद फिर उसको स्टडी करना शुरू किए। ठीक है, तो अब बात आती है कि वो मटर के पौधे ही क्यों चुने, पाइसम सटाइवम को ही क्यों चूज़ किए। सबसे पहली बात, ये एनुअल प्लांट्स है। ठीक है, एनुअल प्लांट्स मतलब एक बार में जल्दी हो जाएगा। अगर यही चूज़ कर लेते, वो मैंगो का ट्री चूज़ कर लेते, तब उनको एक रिजल्ट आने में, एक जनरेशन का रिजल्ट आने में एटलीस्ट कम से कम उनको 5 to 10 ईयर वेट करना पड़ता, समझे। इसीलिए उन्होंने एनुअल प्लांट के कारण मटर के पौधे उन्होंने चूज़ किया। इसके अलावा क्योंकि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा मिल रहे थे एक ही प्लांट्स में, इसलिए उन्होंने चूज़ किया। दूसरा पॉइंट्स ये है कि वहाँ पर जो इन्वायरमेंट वियना में था, वहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा वो ग्रो कर रहा था। ईजी टू कल्टिवेट था, इसको पैदा करना आसान था। और चूँकि इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ करते थे। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, दैट इज कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन करना बहुत ही ईजी था। ठीक है, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को मतलब पाइसम सटाइवम को सिलेक्ट किया अपने काम को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? तो देखिए, चलिए क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं कि मेंडल चूज गार्डन पी, दैट इज कॉल्ड द पाइसम सटाइवम, एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ही procured 34 variety of pea which have contrasting character. Pea as experimental material because it is annual plant, suitable for climate, easy to cultivate, well defined contrasting characters, and the Pisum sativum have the bisexual flower. It is predominantly self fertilization and it is easy in hybridization technique. And that's why Mendel has selected the Pisum sativum or the garden pea as his experimental material. क्लियर है बच्चे? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, क्या बात बतलाए कि मटर के पौधे में फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। अब इसमें क्या है, मेल एंड्रोसियम, फीमेल गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम जो है, मतलब एंड्रोसियम में क्या है, पोलन ग्रेन डेवलपमेंट होगा, एंथर रहेंगे, स्टेमन एंड एंथर रहेगा ना, वही तो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा। तो किसी भी तरीके से बाई फोर्सेप्स हो गया या फिर कोई और मेथड के थ्रू एंथर को रिमूव करने को जो प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन।
क्या बोले, बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को रिमूव करना ही इमैस्कुलेशन कहलाता है। मतलब रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड क्या चीज, इमैस्कुलेशन। और इमैस्कुलेशन क्यों कर रहे हैं, मेंडल ने इमैस्कुलेशन क्यों किया, इसलिए किया कि अगर एक फ्लावर है, अगर ये एक फ्लावर है, यहाँ पर इस तरीके से फ्लावर है और एक फ्लावर यहाँ पर है, तो ठीक है, ये फ्लावर में अगर पॉलन ग्रेन यहाँ पर रहेंगे तो इसी पॉलन ग्रेन को इसमें चला जाएगा पॉलन ग्रेन्स, और इस तरीके से ये हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, कैरेक्टर किस तरीके से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये नहीं पता चल पाएगा। इसीलिए इसको क्या कर देते हैं, रिमूव, और इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं इमैस्कुलेशन। क्यों, क्योंकि अब हमको करवाना है हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि जो दूसरा फ्लावर है वहाँ का पॉलन ग्रेन को हम कलेक्ट करके, चूंकि इस फ्लावर में से क्या कर दिए हैं, पॉलन एंथर को तो रिमूव ही कर दिए हैं, तो अब इस फ्लावर में दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन लाकर इस पर डस्टिंग करेंगे, तब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से जो सीड निकलेंगे वो हाइब्रिडाइज सीड कहलाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं इसमें भी 3 स्टेप फॉलो होता है, कौन कौन सा, चलिए वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले तो हमको दो प्लांट्स चाहिए, ठीक है, 2 अलग अलग कंट्रास्टिंग प्लांट चाहिए। अब देखिए ये फ्लावर है, ये फ्लावर है इस तरीके से, ठीक। अब इसमें पॉलन ग्रेन्स लगे हुए रहेंगे, इसमें पॉलन ग्रेन्स लगे हुए हैं, मतलब मेल पार्ट है फ्लावर का और ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का। तो अब क्या करेंगे कि इसको तो एंथर को रिमूव कर दिए, एंथर रिमूव कर दिए, सबसे पहले स्टेप में रिमूवल ऑफ एंथर हो गया, दैट इज कॉल्ड द इमैस्कुलेशन। उसके बाद क्या करेंगे, इस फ्लावर को हम लोग कर देंगे बैगिंग। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या हो गया कि इस फ्लावर को कवर अप कर देंगे, ढक देंगे, किससे, किसी पेपर से या फिर पॉलीथीन से कवर अप कर देंगे। क्यों करेंगे कवर अप, क्योंकि ये एयर में पॉलन ग्रेन्स बहुत ही लाइट वेट होता है, तो इस एयर में हो सकता है किसी और का पॉलन ग्रेन्स आकर उस पर सेटल डाउन हो जाए, और अगर सेटल डाउन हो गया तो जो हम चाह रहे थे, जो डिजायर्ड कैरेक्टर हम देखना चाह रहे थे, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको, किसी और को पॉलन ग्रेन्स को सेटल डाउन होने से रोकने के लिए उस फ्लावर को हम लोग कर दिए कवर अप, बैगिंग कर दी, उस प्रोसेस को बोल दिए बैगिंग, ठीक है। अब थर्ड प्रोसेस में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में, कि अब जो प्लांट्स को हमको कैरेक्टर देखना है उसको पॉलन ग्रेन्स वहाँ से कैरी करेंगे और इस बैग को हटाकर फ्लावर के ऊपर डस्टिंग कर देंगे। तो थर्ड इज डस्टिंग, और डस्टिंग करने से क्या होगा कि अब जो हमको डिजायर कैरेक्टर चाहिए वो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो गया, और फिर से उसको हम लोग कवर कर देंगे। डस्टिंग करने के बाद फिर से उस फ्लावर को कवर अप कर देंगे कि ताकि और भी डिफरेंट कोई पॉलन ग्रेन्स ना आ जाए। अब इससे जो हमको सीड मिलेगा, दैट सीड विल बी हाइब्रिडाइज, दैट सीड विल बी हाइब्रिड सीड, ठीक है। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो उसके लिए सबसे पहला क्या जरूरी है, रिमूवल ऑफ एंथर, और रिमूवल ऑफ एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन, ठीक है। और ये इमैस्कुलेशन का जो इमैस्कुलेशन करने का सबसे बेस्ट टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग का 10 बजे से पहले। क्यों, क्योंकि इसके बाद प्लांट्स रिकवर कर लेते हैं। अगर यही 10 बजे के बाद या फिर लेट इवनिंग में या नाइट में अगर करेंगे तो प्लांट्स जो है उसको रिकवर नहीं कर पाएगा या मुश्किल होगा, तो उससे प्लांट्स या फ्लावर खराब भी हो सकते हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जो इमैस्कुलेशन करने का जो बेस्ट प्रॉपर टाइमिंग होता है वो मॉर्निंग टाइम में होता है, और वो भी 10 बजे से पहले। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं लिखा क्या है, ठीक है। देखिए इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, क्या बात किए, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है उसका हम लोग स्टेप्स देख लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए इट इज रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर सो दैट द सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड एंड हाइब्रिडाइजेशन इज प्रोमोटेड। क्लियर हो गया बात, क्लियर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या बतला है, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या होगा, इमैस्कुलेशन। पहला प्रोसेस तो यही हो गया, इमैस्कुलेशन। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, बैगिंग, ठीक है। तीसरा प्रोसेस क्या रहेगा, अपना कैरेक्टर्स को देखना है तो दूसरे जिस प्लांट को देखना है वहाँ से पॉलन ग्रेन को लाना और डस्टिंग करना। तो मतलब तीसरा प्रोसेस क्या हो गया, डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन।
डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ फिर से इसको हम लोग बैगिंग कर देंगे और वो हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो उससे जो अब हमको सीड निकलेगा, दैट सीड विल बी कॉल्ड एज F1 जनरेशन। क्या बात बोले कि यहाँ पर क्या बोले, दो प्लांट्स का, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन रिमूव कर दिए और इसका फीमेल पार्ट रहने दिए, दूसरे प्लांट्स का पॉलन ग्रेन इस पर ट्रांसफर किए, मतलब दो प्लांट्स का कैरेक्टर अब सीड के पास आ रहा है, तो उस सीड को हम लोग हाइब्रिडाइज सीड बोलेंगे। क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलिए हम लोग इसको भी देखेंगे, ऐसे सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या लिखा हुआ है फिर आगे कि जनरली दिस emasculation is done in the morning before 10 o'clock and can easily induce hybridization। तो देखिए क्या है, ये सीजर से एंथर को रिमूव कर रहा है, तो एंथर को रिमूव कर देंगे, दैट इज कॉल्ड द emasculation। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हुए चलेंगे, इसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी भी देखेंगे, एनसीईआरटी नहीं छूटेगा। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडी बाय मेंडल इन पीस। मेंडल ने पी में ऐसा कौन कौन सा कैरेक्टर्स को स्टडी किया, तो जब मेंडल स्टडी करना शुरू किए तो 7 कैरेक्टर को लेकर उन्होंने चला। कौन कौन सा, तो सबसे पहले हाइट ऑफ द प्लांट्स। अब हाइट में क्या हुआ कि या तो टॉल रहेगा या तो ड्वार्फ रहेगा, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी रहता है, 2 क्वेश्चन आने की। तो क्या बोल रहे हैं कि जो मेंडल स्टडी किए, मेंडल ने जो जिस कैरेक्टर को लिया, तो उसमें से एक जो कैरेक्टर था, सबसे पहला जो कैरेक्टर उन्होंने लिया, दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट्स। और हाइट में क्या हुआ, या तो टॉल या तो ड्वार्फ। क्लियर है। दूसरा कैरेक्टर उन्होंने क्या लिया, तो दूसरा लिया फ्लावर का कलर। फ्लावर का कलर इट मे बी पर्पल और इट मे बी वाइट। तीसरा उन्होंने क्या लिया, फ्लावर का पोजीशन। अब फ्लावर का पोजीशन या तो एक्सियल हो सकता है या फिर टर्मिनल हो सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ डायग्रामेटिकली दे दिए इसलिए ये देखिए, ये या तो फ्लावर देखिए एक्सिस के ऊपर निकल रहा है और नहीं तो बिल्कुल टर्मिनल निकल रहा है, ठीक है। तो फ्लावर इट मे बी एक्सियल एंड इट मे बी टर्मिनल। फ्लावर का कलर इट मे बी पर्पल और इट मे बी वाइट। उसी तरीके से पॉड का कलर या तो ग्रीन या तो येलो। और पॉड का शेप भी लिया, तो पॉड का शेप या तो बिल्कुल स्मूथ और नहीं तो कॉन्स्ट्रिक्टेड, देखिए बीच बीच में धंसा हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया। उसी तरीके से सीड का भी लिया, सीड का कलर और सीड का शेप, तो सीड का कलर या तो राउंड या तो रिंकल, और उसका अगर कलर की बात करते हैं तो या तो येलो या तो फिर ग्रीन। तो इस तरीके से मेंडल ने टोटल कुल कितने 7 कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने स्टडी शुरू किया, 7 कैरेक्टर्स को लेकर पढ़ा। अब क्वेश्चन पर देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स को स्टडी किया, दैट इज 7। अब यहाँ पर पूछता है, देखिए एग्जामिनर थोड़ा सा चतुर हो गया बच्चे। अब आपसे क्या बोले कि प्लांट्स, अगर एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 कैरेक्टर्स लिया। कौन कौन सा, एक ड्वार्फ और एक टॉल। मतलब कि एक टॉल प्लांट लेगा, एक ड्वार्फ प्लांट लेगा, मतलब एक कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए उन्होंने कितना प्लांट्स लिया, 2। तो अब बताइए कि टोटल 7 कैरेक्टर को स्टडी किया तो टोटल कितने प्लांट्स को लिया होगा, दैट्स राइट 14 प्लांट्स लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, इस तरीके से पूछता है, तो अपने आप को ट्रेंड करिए कि किस तरीके से पूछेगा और उसको आप सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि मेंडल्स किन कैरेक्टर्स को स्टडी किया, दैट इज, ये एनसीईआरटी का ही हम लोगों, एनसीईआरटी का ही चार्ट हम दे दिए हैं, दैट इज स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप एंड सीड कलर। 7 कैरेक्टर को स्टडी किया। क्लियर है। चलिए अब देखिए रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल सक्सेस क्यों हुए, तो मेंडल सक्सेस हुए कि सबसे पहली बात तो कि वो एनुअल प्लांट्स को चूज़ किए। इट में भी, चलिए ये मान लेते हैं कि कोई और भी प्लांट्स लेते एनुअल, कोई ज़रूरी नहीं था कि यही प्लांट्स ले लेते, एनुअल भी और भी डिफरेंट सारा प्लांट्स है। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण था उनको सक्सेस होने का कि वो एक बार में एक ही कैरेक्टर को स्टडी करते थे।
मतलब कि अगर वो सिर्फ प्लांट की हाइट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हाइट की बात करेंगे, टॉल देखेंगे या फिर वो ड्वार्फ देखेंगे। इसके अलावा अगर उस प्लांट्स में फ्लावर कैसा हो रहा है, उसका सीड कैसा हो रहा है, उनको नहीं पता। सिर्फ पता क्या है, तो हाइट को देखना है, टॉल देखना है कि ड्वार्फ देखना है। मतलब एक कैरेक्टर को एक बार में स्टडी किए और ये बहुत बड़ा सक्सेस उनको रहा। ठीक है, और जब उनको ये सक्सेस मिलना शुरू हो गया तब जाकर फर्स्ट टाइम, देखिए फर्स्ट टाइम मेंडल ने मैथमेटिक्स को या स्टैटिक्स को बायोलॉजी में यूज़ किया, फर्स्ट टाइम। ठीक है, और जितने भी उनको रिजल्ट मिलता था उसको 3 जनरेशन तक चेक करते थे कि वेदर दिस रिजल्ट इज 100% श्योर और नॉट। मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वास्तविक में यही रिजल्ट आना है या फिर डेविएट कर जाते हैं। तो 3 जनरेशन तक अपने रिजल्ट्स को चेक करते रहते थे। 3 जनरेशन तक वो देखते थे कि उनका रिजल्ट कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट आ रहा है मतलब कि ये रिजल्ट 100% सही है। क्लियर है? देखिए क्या लिखा हुआ है, रीजन्स फॉर मेंडल सक्सेस, सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। सबसे पहली बात तो कि उन्होंने मटर के पौधे चूज़ किया, यही एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए एक बात समझ के रखिए बच्चे कि जब भी कुछ लाइफ में अगर टारगेट रखते हैं, अगर आपका स्टेप उठाते हैं, एक पहले गोल डिसाइड करते हैं, वही आपका एक सबसे पहला कदम होता है आपके सक्सेस में। क्लियर है? तो उसके बाद फिर अपने आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने में आप लग जाइएगा। लेकिन सबसे पहली बात होती है क्या, गोल को टारगेट करना, गोल को सेट करना। जैसे आपका गोल क्या है, नीट निकालना, मेडिकल कॉलेज, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना। ठीक उसी तरीके से मेंडल ने सबसे पहले अपना एक एक्सपेरिमेंटल प्लांट चुना। किसको? पी को चुना, मटर को चुना, गार्डन पी को। ठीक है, ही देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है कि क्या ही कंसीडर्ड वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक समय में एक ही कैरेक्टर को स्टडी किए और साथ साथ स्टैटिकल एनालिसिस भी किए अपने रिजल्ट्स को, और अपने एक्सपेरिमेंट्स को वो 3 जनरेशन तक करते थे हर एक्सपेरिमेंट्स को। तो इससे क्या हो गया कि जो भी रिजल्ट्स मिलता था 100% श्योर रहते थे कि यही रिजल्ट होगा। नहीं तो मान लीजिए कि एक बार एक्सपेरिमेंट किए, एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या होगा, मान लीजिए कि एक रिजल्ट आ गया, ठीक है, सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट करने जाइएगा तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट चेंज हो जाए। तब आप बोल नहीं सकते हैं कि कौन सा सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है। अगर तीसरे वाले में भी करते हैं, थर्ड जनरेशन में भी थर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं और मान लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन के ही जैसा रिजल्ट आ जाता है, तब आप बोल सकते हैं कि नहीं, फर्स्ट रिजल्ट इज़ गुड। ऐसे ही करते हैं, वैलिडेट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स को। तो उसी तरीके से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को 3 जनरेशन तक वैलिडेट किया था। क्लियर है? चलिए अब देखिए, मेंडल अपने पूरे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के बाद अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए गए साइंटिफिक वर्ल्ड में। जब वो प्रेजेंट करने के लिए गए तब उनको किसी तरह कोई उनकी बातों को नहीं सुना। रीज़न क्या था? देखिए सबसे पहला रीज़न ये था कि चूँकि ये बाय प्रोफेशन क्या थे, मॉन्क थे, मतलब कि एक फादर थे, पादरी थे। तो अगर कोई पादरी एक्सपेरिमेंट करे वो भी प्लांट्स के ऊपर, थोड़ा सोचिए क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो यही सबसे पहले लोग सोचे कि ये एक बाय प्रोफेशन मॉन्क है, एक फादर है, कैसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकता, वो भी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। नहीं सुने लोग। उसके बाद दूसरी बात कि ये क्वालिफिकेशन इनका क्या था, मैथ्स। तो मैथ्स वाला बंदा कैसे कर सकता है एक्सपेरिमेंट्स, वो भी प्लांट्स के ऊपर। तो इसलिए इनको कभी कोई सुना ही नहीं, इनकी बातों को कोई अपना जब प्रेजेंट करने के लिए गए तो इनको बातों को कोई सुना ही नहीं, डिस्कार्ड कर दिया। इनको जीते जी ये बेचारे ऐसे एक मेंडल ऐसे साइंटिस्ट हुए कि इनको जीते जी कभी इनको रिकॉग्नाइज किया ही नहीं गया और इनकी डेथ हो गई 1884 में। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब देखिए एक साइंटिस्ट हुए थे तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपकी बातों को मानेंगे, एक मेरा एक्सपेरिमेंट्स है उस पर आप परफॉर्म करिए। नगेली ने इनको एक हेरार्कियम प्लांट दिया और बोला कि जो एक्सपेरिमेंट आप मटर के ऊपर किए हैं वही एक्सपेरिमेंट्स इस प्लांट को भी करिए। अगर इसमें रिजल्ट आता है तो मान जाएंगे कि आपका रिजल्ट सब सही है। ठीक है,
तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट फिर से हिरार्कियम प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली इनको रिजल्ट नहीं आया, तो ये डिप्रेशन में चले गए। इनको लगा कि जितना भी हम सब काम किए हैं सब फर्जी है, किसी में रिजल्ट मेरा हो सकता है गड़बड़ कहीं हो गया होगा, इसमें क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जिसके कारण भी ये फ्रस्ट्रेशन में चले गए, तो इनको लगा कि हम सारा एक्सपेरिमेंट्स मेरा ख़राब हो गया, इसके कारण भी ये इनका बैड लक समझिए हो गया, और इस तरीके से इनको डेथ हो गई 1884 में। इसके बाद 3 साइंटिस्ट हुए अलग अलग जगह से। 1900 में फिर से रीडिस्कवरी किया गया। रीडिस्कवरी कहने का मतलब ये नहीं कि मेंडल्स के बातों को फिर से एनालिसिस किया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। 3 अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग जगह पर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म शुरू किए। और कौन कौन से साइंटिस्ट थे, तो एक थे ह्यूगो डिवेरिस जो कि हॉलैंड में थे, कार्ल कोरेन जर्मनी के थे, और शेयरमार्क ऑस्ट्रिया के थे। इन तीनों ने अलग अलग जगह पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इनको जो रिजल्ट मिला वो देखे कि मेंडल ने तो सबसे पहले ही बात बोल दिया था। तब इसको बोलते हैं हम लोग इन 1900 को बोलते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा क्या है कि मेंडल्स बैड लक। मेंडल्स का बैड लक क्या हुआ कि मेंडल्स वर्क कुड नॉट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर साइंटिस्ट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अच्छा, एक और कारण था, उस समय पूरा दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ था, डार्विन की एक थ्योरी आई हुई थी, तो उसको लोग समझ रहे थे कि लाइफ कैसे उत्पत्ति हुआ है, कैसे क्या हो रहा है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पूरा दुनिया चर्चा में था। और ये बीच में आकर मेंडल्स चूँकि मैथमेटिशियन थे, एक फादर थे, तो इनको कोई ध्यान ही नहीं दिया कि ये बाय प्रोफेशन भी मॉन्क है और बाय एजुकेशन भी ये मैथमेटिक्स है, तो कैसे प्लांट्स की बात करेगा। और उस समय डार्विन अपने उस समय में बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उनकी बातों को छोड़कर कौन इनको बात को समझेगा, कभी वैल्यू नहीं दिया गया। तो देखिए इन 1900 द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म वाज डन बाय 3 साइंटिस्ट। कौन कौन साइंटिस्ट याद रखिएगा, ह्यूगो डिवेरिस जो कि हॉलैंड से थे, कभी कभार पूछा हुआ है मैच द कॉलम में, इसलिए ये भी याद रखिएगा। कार्ल कोरेन जर्मनी के थे, और शेयरमार्क ऑस्ट्रिया के थे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है दोनों में। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बैटसन देखिए सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, कोरेन मेंडल्स के कामों को एक जगह इकट्ठा करके प्रिंसिपल का फॉर्म दिया। क्या बात बोले कि कोरेन समराइज्ड, टर्म क्या है, समराइज्ड मेंडल्स वर्क इन फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल। और वहीं अगर हम बात करते हैं बैटसन को, तो बैटसन उनके सारे कामों को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया साइंटिफिक दुनिया में, अदर साइंटिस्ट के सामने प्रेजेंट किया उसको, मतलब लिखित तौर पर वैलिडेट करवाया समझिए। तो बैटसन अनाउंस्ड मेंडल्स वर्क इनटू प्रिंसिपल फर्स्ट टाइम। ठीक है, और अगर बात बोला जाए कि कौन सबसे पहले मेंडल्स के नियमों को रूप दिया, तो वो थे समराइज किए थे कोरेन ने। और सबसे पहले कौन प्रेजेंट किया, तो वो थे बैटसन जो कि बुक लिखे थे। कौन सा बुक था, बैटसन इज द ऑथर ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी उन्होंने बुक लिखा था, जिसको 1909 में पब्लिश हुआ था, और जिसके वो ऑथर थे। तो बैटसन ने अपने बुक में उन सारे प्रिंसिपल को लिखा और अनाउंस किया, प्रेजेंट किया इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही देखिए एकदम बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा। क्या बोले, कोरेन समराइज्ड मेंडल्स वर्क इन ए फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल एंड बैटसन अनाउंस्ड द मेंडल्स वर्क इनटू प्रिंसिपल फर्स्ट टाइम। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग मेंडलिज्म या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्या हुआ, अब देखिए ये अब आ गए हम लोग एनसीईआरटी, तो जो प्रीवियस पढ़ लिए हम लोग वही सारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इट वाज ड्यूरिंग मिड 19th century that headway was made understanding the inheritance. Gregor Mendel conducted hybridization experiments on garden pea for 7 years. देखिए मेंशन है 7 years, 1856 to 1863, and proposed the law of inheritance in living organism. क्लियर है। During Mendel's investigation into inheritance pattern, it was the first time, देखिए it was the first time that a statistical analysis and
मैथमेटिकल लॉजिक वेयर अप्लाइड टू द प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। क्या बात बतलाए थे कि ये मेंडल्स ने फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स को, स्टैटिक्स को अप्लाई किया था बायोलॉजी के फील्ड में। ये भी क्वेश्चन पूछता है। His experiment had a large sample size which have a greater credibility to the data that he collected। अब देखिए, वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को जब परफॉर्म करते थे, एक्सपेरिमेंट से जब काम करते थे हाइब्रिडेशन का, तो बड़े बड़े सैंपल एरिया लिया करते थे। उससे क्या हुआ कि इन्फॉर्मेलिटी होती थी, मतलब कि आप अपने डाटा को सही तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि अगर छोटा सैंपल लेंगे, जैसे इन केस अगर आप मोहल्ले में रहते हैं और उस मोहल्ले में 10 घर हैं, ठीक है। अब अगर 10 घर में लोग कितने बच्चे ऑन एवरेज हैं, तो 2, ठीक है। लेकिन आप अपने मोहल्ले से थोड़ा सा दूर जाइए तो सबके घर में 4-4 बच्चे हैं। तो अब क्या हुआ, अगर आप उसी 10 घर के अगर सैम्पलिंग लिए तो क्या हो जाएगा, 2 बच्चे हैं पर फैमिली में। लेकिन अब उस सिटी की बात करिएगा तो उस जगह पर लोग मैक्सिमम फैमिली के 4 बच्चे 5 बच्चे हैं। तो आपका सैंपल एरिया क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आपका ऑन एवरेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए अगर बड़ा सैंपल साइज लीजिएगा तो आपको ऑन एवरेज आपको डेटा यूनिफॉर्म मिलना शुरू होगा। क्लियर है। इसलिए मेंडल भी क्या करते थे, बड़ा सैंपल साइज लिया करते थे। हिज एक्सपेरिमेंट हैड ए लार्ज सैंपल साइज विच गिव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड। ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फ्लुएंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशन for his test plant proved that his results pointed to a general rule of inheritance rather than being unsustained ideas। ये सिर्फ उनका आइडिया नहीं रहा, वो हर एक्सपेरिमेंट्स को, हर रिजल्ट्स को प्रूफ के साथ प्रेजेंट करते थे। क्लियर है, हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं। चलिए अब क्या बोलते हैं, ये देखिए एनसीईआरटी है। मेंडल्स इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर इन द गार्डन पी दैट मैनिफेस्टेड हैज 2 अपोजिंग ट्रेट्स। क्या बात बतलाए थे कि जैसे टॉल प्लांट्स लिए, टॉल करेक्टर लिए, हाइट ऑफ द प्लांट्स करेक्टर लिए, तो उसमें क्या होगा, या तो टॉल रहेगा या तो ड्वार्फ रहेगा। उसी तरीके से अगर सीड का कलर लेंगे तो सीड का कलर या तो येलो रहेगा या तो ग्रीन रहेगा। मतलब क्या हो गया, सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, या तो टॉल या तो ड्वार्फ। तो वही बात बोल रहे हैं कि मेंडल जब भी इन्वेस्टिगेट किए, मैनिफेस्टेड किए, 2 अपोजिंग करेक्टर्स को लेकर चले। एग्जाम्पल के तौर पर टॉल और ड्वार्फ प्लांट, येलो और ग्रीन सीड। This allow him to set a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all diverse natural observation and complexity inheritance in them. मेंडल कंडक्टेड, अब देखिए मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोले। कैसे किए थे हम लोग, पीछे से भी समझ में आ गया। क्या क्या चीज़, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्टिंग, फिर बैगिंग। क्लियर है। तो उस तरीके से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करवाए। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि एक प्लांट से या एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पॉलिन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करवाते हैं। दैट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए क्रॉस, ये क्या लिखा है, मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। अब ये ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स क्या है, तो देखिए ट्रू ब्रीडिंग का मतलब वैसा ब्रीडिंग होता है, वैसा प्लांट्स होता है जो लगातार कई जनरेशन तक उसको सेल्फिंग करवाने से, यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाने से वो एक ही जैसा कैरेक्टर को होल्ड किया हुआ रहता है, एक ही जैसा कैरेक्टर एग्जिबिट करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है, रिजल्ट देता है। तब उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। और ये कितने जनरेशन तक लोग चेक करते हैं, तो ये लगभग 7 से लेकर 10 या 12 जनरेशन तक लगातार चेक करते हैं कि कहीं कोई वेरी तो नहीं कर रहा है। अगर सेम कांस्टेंट रिजल्ट हर जनरेशन में दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। और उसी को हम लोग पेरेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स इज वन दैट हैविंग अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूअस अप टू 7 to 10 जनरेशन। ठीक है, अप टू 7 to 10 जनरेशन shows that stable traits, क्या बोल रहा है, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। मतलब वो जो ट्रेट करेक्टर जो देख रहे हैं वो बिल्कुल स्टेबल हो गया है। और जो बात बोले थे कि मेंडल्स 7 करेक्टर्स के लिए 14 प्लांट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया था, लिया था। देखिए ये भी लिखा हुआ, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटी एज पेयर विच वे आर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर 1 करेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है,
चलिए, तो वो 7 ट्रेट्स कौन कौन से थे हम लोग पढ़ लिए थे कि सीड शेप की बात कर लिए, या तो राउंड या तो रिंकल। सीड के कलर की बात किए तो या तो येलो होगा या ग्रीन रहेगा। फ्लावर के कलर की बात किए थे या तो वायलेट रहेगा या तो वाइट रहेगा। पॉड का शेप फुल्ली फ्लेश्ड रहेगा या कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा, स्मूथ रहेगा या कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगा। पॉड का कलर या तो ग्रीन रहेगा या येलो रहेगा। पोजीशन ऑफ फ्लावर या तो एक्सियल रहेगा और नहीं तो टर्मिनल रहेगा, देखिए यहाँ पर। और स्टेम हाइट या तो टॉल रहेगा या तो ड्वार्फ रहेगा। तो ये जो जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं उन्होंने मेंडल्स ने स्टडी किया, और एक कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पर जैसे स्टेम की हाइट की बात कर रहे हैं तो टॉल लिए और ड्वार्फ लिए, तो मतलब इस तरीके से 7 कैरेक्टर्स को लिए और उसके लिए 14 प्लांट्स को उन्होंने, कैसा प्लांट्स, प्योर लाइन प्लांट्स, तो 14 प्लांट्स को उन्होंने लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे क्लास में हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे, क्योंकि आगे आने वाला एक्सपेरिमेंट जब मेंडल्स का होगा तो बहुत सारे कुछ बेसिक पॉइंट्स रहेंगे, उसको पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो तब तक पढ़ते रहे बच्चे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।